Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to discuss about the bone fracture. As the name indicated that the fracture is commonly used. अगर आप लेमैन एक बंदे को देखें तो वो तो यही कहेगा कि फ्रैक्चर हुआ, टूट गया, ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि क्रैकिंग ऑफ द बोन और द ब्रोकन बोन विच इज़ अ मेडिकल टर्म यूज फॉर द फ्रैक्चर, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, ठीक है. मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपके पास सपोज कि ये कोई भी एक बोन है, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि ज़ाहिर है बोन का जो भी सेल होगा वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होगा, ठीक है. लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी जो है वो लॉस हो जाए या उसमें ब्रेक आ जाए तो इसके लिए हम जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे मेडिकल साइंस में उसको बोन फ्रैक्चर कहा जाता है. ठीक, यूजुअली बेटा आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर मतलब अगर हम बोन के साथ देखें कि उसके डिसऑर्डर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली वो टू मेन डिसऑर्डर्स होते हैं. या तो आप उसको कहते हैं कि वो डिसलोकेट हुई है या आप ये कहते हैं कि वो फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है. डिसलोकेट का जस्ट ये मतलब होता है कि यानी अगर यहाँ पे दूसरा इसके साथ दूसरी कोई बोन है तो वो अपनी जगह से जॉइंट से हिलती है जिसको आप डिसलोकेट कहते हैं, ठीक है. लेकिन जब आप फ्रैक्चर की बात करेंगे तो फ्रैक्चर आपने याद रखना है कि वो जॉइंट के एरिया से नहीं होता, क्योंकि अगर जॉइंट के एरिया में होगा तो वो डिसलोकेशन कहलाएगा, ठीक है. ये जो फ्रैक्चर होता है इट इज इन द सेंटर ऑफ द बोन या इन द मेन पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है. सो फ्रैक्चर अकर्स इन द बोन, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि इट अकर्स इन द जॉइंट, ठीक है, क्योंकि जॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट होती है या उसको आप डिसलोकेशन कहेंगे जो कि आप आगे चल के जॉइंट के डिसऑर्डर में पढ़ेंगे भी, ठीक है. सो बेटा फ्रैक्चर रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इट्स मैकेनिकल स्टेबिलिटी. जैसे हमने कहा था कि बोन जो होती है वो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है. रिजिड क्यों होती है? ताकि वो कंप्रेशन से बच सके, और स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि उसकी बेंडिंग ना हो सके, ठीक है. लेकिन जब वो अपनी रिजिडनेस को या अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को या उसकी जो बेंडिंग से बचने की पावर है उसको लॉस कर दे तो उसमें उसका मतलब है कि उस बोन में फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है. एंड इज ऑल्सो द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई. अब इसको पार्शियल डिस्ट्रक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो भी ब्लड वेसल पास हो रही है वो जिधर से ये ब्रेक होगी तो वहां उसके साथ से वेसल भी जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है. सो इट इज द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई एज वेल एज लॉस इन द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द बोन. So beta there are three main causes for the bone fracture. Actually बाकी जितने भी causes आते हैं वो हम सब इन्हीं के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो ट्रॉमा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल ऐसा स्ट्रेस मिला है मतलब कि गिर जाता है बंदा या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके रिजल्ट में बोन का फ्रैक्चर हो सकता है. सो दैट इज द ट्रॉमा. ऑस्टियोपोरोसिस, आपको ये पता है कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए बोन के अंदर और यानी कैल्सिटोनिन जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा या उसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सो बोन जो है वो अपना जो मैट्रिक्स होता है कैल्सिफाइड मैट्रिक्स उसको लॉस कर देता है, जिसके रिजल्ट में बोन के अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसे आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जैसे बोन जो है वो अपने मैट्रिक्स को लॉस करती जाएगी तो उसमें चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी विच इज ड्यू टू द कैल्सिफाइड मैट्रिक्स वो लॉस हो जाएगी और बोन कैन गेट फ्रैक्चर, ठीक है. देन हमारे पास थर्ड आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ऐसे होता है कि जैसे देखें छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, कि वो अपने किसी बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा मूव करें या जो है वो बोन किसी एक स्पेसिफाइड एरिया से टूटे, पूरी बोन ना टूटे, तो उसको आप स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है. या ओवर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अगर बार बार हो रही है और उसकी एबिलिटी से ज़्यादा आपने उस पर बोझ दिया है उसको तो फिर भी स्ट्रेस फ्रैक्चर काज हो सकता है. देन सिम्टम्स हमारे पास क्या है? स्फीयर पेन तो डेफिनेटली होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन काज हो रही है, और जब भी इन्फ्लेमेशन काज होती है वो क्यों होगी इन्फ्लेमेशन काज उसे हम चल के पढ़ेंगे. लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी बोन ब्रेक होती है तो लाजमी बात है जब बोन ब्रेक हो रही है तो ब्लड वेसल्स भी उसके अंदर ब्रेक होंगी. जहां से भी ब्रेक होगी वो उस जगह से ब्लड वेसल को ब्रेक करेगी, और जब ब्लड वेसल ब्रेक होती है तो उसके रिजल्ट में जो उसकी साइड बाई सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड हेंस क्रिएटिंग द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है. सो स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द एरिया, दिस इज द मेन सिम्टम,
कि जिसको देख के आपको पता चल सकता है कि ये बोन फ्रैक्चर है। देन बेटा हमारे पास डिफॉर्मिटी आती है। डिफॉर्मिटी का ये मतलब है कि सम टाइम अगर बोन फ्रैक्चर होती है तो वो अपनी नॉर्मल जो उसकी शेप होती है उसमें नहीं रहती है, यानी वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो लॉस कर देती है, ठीक है। सो डिफॉर्मिटी को देख के पता चलाया जा सकता है, जैसे आप एक्सरे करवाते हैं तो वो एक्चुअली डिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन अनएबल टू पुट वेट या होल्ड वेट, वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया की बोन है। अगर वो लेग की बोन है तो आप उसके ऊपर वेट नहीं डाल सकते, अगर वो आर्म की बोन है तो आप किसी वेट को होल्ड अप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ब्लीडिंग कैन अगर हम चल के इसके फ्रैक्चर टाइप्स में डिस्कस करते हैं कि अगर फ्रैक्चर ओपन हो और कंपाउंड टाइप का फ्रैक्चर हो, यानी ऊपर से स्किन भी रप्चर हो जाए, तो उसके रिजल्ट में आपके पास ब्लीडिंग काज हो सकती है। एंड पेन, फीवर, ये जो है ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, so there are different types of fracture, हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर सिर्फ यही 5 types हैं, ठीक है, but these are the 5 common types of fracture. So first one is the simple closed stable fracture, ठीक है। आप इसको simple भी कह सकते हैं, closed भी कह सकते हैं, stable भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो बोन है वो ब्रेक तो हुई है, लेकिन उसके बाद जो नियर बाय स्किन थी वो ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, स्किन को उसने टियर नहीं किया, तो इसको आप स्टेबल, क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ये जो स्किन है इसकी सराउंडिंग में ये बोन ऐसे फ्रैक्चर हो जाती है, यानी आपके पास यहाँ से ये ब्रेक हुई और ये जो दूसरा पार्ट है इसका वो यूं हो जाए। तो जब ये यूं होगा तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो स्किन भी टियर हो जाती है, ठीक। और अगर स्किन जो है वो टियर अप हो जाए और बोन जो है वो स्किन में से पेनिट्रेट होकर बाहर आ जाए और वहां पे एक जख्म या वुंड बना दे, तो ऐसे फ्रैक्चर को आप ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक। देन हमारे पास है कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो कम्यूटेड में क्या होता है कि आपके पास ये एक फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन बोन जो है वो किसी एक एरिया से नहीं टूटी है, बल्कि उसमें फ्रैक्चर्स के डिफरेंट पीसेस बन गए हैं, या बोन जो है वो डिवाइड होकर डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है। सो बोन शैटर इनटू 3 और मोर पीसेस। अगर 2 में होगी तो वो सिंपल या कंपाउंड कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा पीसेस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको आप कम्यूटेड फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक। देन बेटा आपके पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में अगर के बोन का जो एंगल है वो कोई नहीं है, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेक हो रही है, तो इसको आप ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहेंगे। और अगर इसी तरह से बोन ऐसे ब्रेक हो रही है कि उसमें एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसको आप ओब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। Now we have to discuss about the repairment of the bone fracture। कि टाइप्स तो ठीक है कि बोन के फ्रैक्चर की 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टाइप का फ्रैक्चर है तो वो हील कैसे होगा, ठीक है। हम जब बोन की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें लिखा था कि दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज। सो इट मीन्स के इट स्टार्ट इट्स हीलिंग आफ्टर द फ्रैक्चर, ठीक है। सून आफ्टर द फ्रैक्चर आप कह सकते हैं कि अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर देता है, बट येस इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द बोन कि वो हीलिंग कितना टाइम लेगी, ठीक है, लेकिन स्टार्ट जो है वो फौरन उस फ्रैक्चर के बाद हो जाता है। देन बेटा रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन या फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। एक को हम रिडक्शन कहते हैं और उसका B स्टेप जो होता है वो इमोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब रिडक्शन का क्या मतलब है कि यानी ये अगर एंड जो है बोन के ये ब्रोक हुए हैं तो इन 2 एंड्स को, इस एंड को इसके साथ आपने जोड़ना है, ठीक है। तो वो कैसे जोड़ा जाता है 2 एंड्स को, ज़ाहिर अलग-अलग बोन्स पड़ी होंगी, उनके एंड्स अलग होंगे, तो आप उनको बाइंड नहीं, उनको रिड्यूस नहीं करवा सकते, उनको दोबारा से हील नहीं करवा सकते हैं। सो फर्स्ट काम क्या करना होता है कि उसके ब्रोकन एंड्स को एक दूसरे के साथ रिड्यूस करना होता है, ताकि वो जुड़ के अपना आगे की हीलिंग प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। सो पहला स्टेप आपके पास आ गया रिडक्शन। रिडक्शन इज द रीअलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन बोन एंड्स, यानी आपके जो भी बोन ब्रोक हुई है उस ब्रोकन बोन के जो एंड्स हैं उनको वापस रीअलाइन करना है। अब ये रीअलाइन कैसे होता है, तो उसके लिए 2 मैकेनिज्म हैं, या तो ओपन रिडक्शन होती है या क्लोज रिडक्शन होती है। ओपन रिडक्शन की जब आप बात करेंगे तो दिस इज द टाइप ऑफ रिडक्शन व्हिच इज डन विद द सर्जरी। या realignment of the broken end bones with the surgery is known as open reduction, while the broken end bones are coaxed into the position by the physician hand।
यानी अगर जिसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, जस्ट फिजिशियन ने पकड़ के उसके दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दिया है या अलाइंड करवा के ऊपर कास्टिंग करवा दी है, तो उसको आप क्लोज रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो बेटा अगर उसमें आपने पिन्स या वायर्स या इस तरह से जैसे रॉड टाइप कोई चीज यूज किया उसको फिक्स करने के लिए, तो वो आपके पास ओपन रिडक्शन होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बोन टूटी थी, तो इस टूटी हुई बोन को आपने वायर के थ्रू कनेक्ट किया है या पिंस के थ्रू कनेक्ट किया है, तो इसको आप बोलेंगे ओपन रिडक्शन। लेकिन अगर जस्ट फिजिशियन के हैंड से वो एक दूसरे के साथ फिट हो गई हैं, तो उसको आप बोलेंगे क्लोज रिडक्शन, ठीक है, यानी जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ओपन में ये है कि ज़ाहिर सर्जरी होती है और एक पेनफुल प्रोसेस है, और क्लोज जो है वो इसके मुकाबले में चीप प्रोसेस होता है। लेकिन क्लोज में यूजुअली हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट वो पोजीशन अलाइन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जब ओपन होती है तो ओपन में लाजमी बात है कि आसानी से उसकी जगह जो होती है वो नजर आती है कि यहाँ से बोन टूटी और यहाँ से उसको अलाइन किया करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी रिडक्शन का मेथड यूज किया उसके बाद सेकंड स्टेप हमने करवाना है उसकी इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब है कि वो बोन जो है वो मूव ना करे, ठीक है। और बोन कैसे मूव नहीं करेगी, जब हम उसके गिर्द कास्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर प्लास्टर जो है वो उस बोन के गिर्द किया जाता है ताकि उसकी मूवमेंट ना हो, या पट्टी से उसको बांधा जाता है ताकि वो मूव ना करे। सो कास्टिंग या उसको जो है वो बैंडेज किया जाता है ताकि वो मूव ना करे। उस मैकेनिज्म को हमें मोबिलाइजेशन कहते हैं। और इमोबिलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि अगर वो मूव करेगा तो हो सकता है ये पिन या वायर या जो उसको कॉक्स्ट किया था, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स किया था, वो दोबारा से डिस्लोकेट हो जाए, ठीक है। सो बेटा ये जो है जब इमोबिलाइजेशन होगी तो उसके बाद थर्ड स्टेप होगा उसकी हीलिंग का, ठीक है। अब हीलिंग टाइम जो है ये डिपेंड करता है कि बोन कौन सी है और उसमें टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है। अगर वो सिंपल फ्रैक्चर है तो लाजमी बात है वो जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन अगर वो कंपाउंड फ्रैक्चर है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है तो उस केस में सारे बोन जो है वो एक से ज्यादा जगहों से टूटी हुई है या जो है उसके साथ स्किन भी डैमेज है, तो उसमें वो ज्यादा टाइम लेता है। बट यूजुअली जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो 6 to 8 वीक्स में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। अपर लिम्स है यानी बाजू है तो वो भी इतनी टाइम में रिकवर हो सकते हैं क्योंकि वो वेट बेयरिंग नहीं होते हैं, जबकि लोअर लिम्स पे क्योंकि वेट पड़ता है और इसलिए उसका जो हीलिंग टाइम होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्मॉल या मीडियम बोन्स जो होती हैं वो भी 6 to 8 वीक्स में कवर हो जाती हैं। अच्छा, ये तो इतना टाइम तब लेंगे जब हमारे पास ये फैक्टर्स जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीलिंग, पहला क्या है, डिग्री ऑफ ट्रॉमा, यानी वो एक्चुअली फ्रैक्चर किस डिग्री पे हुआ है, उसको कितना ट्रॉमा मिला है। तो अगर वो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है तो लाजमी बात है उसको टाइम ज्यादा लगेगा हीलिंग में। एज, चिल्ड्रंस में जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो जल्दी होता है क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जबकि जो एजेड लोग होते हैं उनकी जो सर्कुलेशन होती है स्पेसिफिकली वो पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हीलिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन न्यूट्रिशन है, जितनी अच्छी हीलिंग के दौरान न्यूट्रिशन होगी उसको कैल्शियम, विटामिन डी मिलता रहेगा। लाजमी बात है कि उसकी हीलिंग टाइम जो है वो या न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी होने से हीलिंग अच्छी होगी। जनरल हेल्थ के बाकी अच्छा, हीलिंग में हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसकी न्यूट्रिशन, एज और उसमें बाकी सब कितना अच्छा है, उसकी ओवरऑल हेल्थ का भी अच्छा होना जरूरी है, यानी उसका इम्यून सिस्टम और बाकी सब भी, ताकि उसकी ग्रोथ जो है या हीलिंग जो है वो जल्दी हो सके। अच्छा, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं स्पेशली एनसेड्स ड्रग जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज की जाती हैं, जैसे कल हमने एक आइबुप्रोफेन भी पढ़ा था, तो ऐसी कोई ड्रग अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके रिजल्ट में जो ये हीलिंग प्रोसेस है ये डिले हो जाता है। और स्मोकिंग से भी ये प्रोसेस डिले होगा। स्मोकिंग के रिजल्ट में बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है और हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्रिएट करके, जाहिर है ये पहले से इन्फ्लेम्ड हुई एरिया है तो इसको मजीद इन्फ्लेम करेगा और उसकी वजह से भी हीलिंग स्लो हो जाएगी। एंड द एरिया ऑफ द बोन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हिच एरिया ऑफ द बोन हैज अफेक्टेड, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से एरिया की बोन है और उसको कितना टाइम लगना है फ्रैक्चर को हील होने में, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं स्टेप्स ऑफ हीलिंग।
सो 4 स्टेप्स में बेटा इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो पहला जो स्टेप है आपके पास कि जहाँ से बोन टूटी है उधर आपके पास ब्लड वेसल टूटेगी, और जब ब्लड वेसल टूटती है तो वहाँ से ब्लड निकल के लीक होना शुरू हो जाता है हेमरेज के रिजल्ट में। और ब्लड जब लीक होगा तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के सेल्स हैं बोन के उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड होंगे तो वो सेल्स जो है इन्फ्लेमेशन को कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? क्योंकि उनकी तरफ जो है वो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स वगैरह अट्रैक्ट होंगे और वो यहाँ पे साइटोकाइन्स को रिलीज करवाएंगे, और साइटोकाइन्स जो है वो फिर आपके पास क्या करते हैं इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स को जो हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और सीरोटोनिन है उनको अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा जो कि यूजुअली 8 आवर्स तक रहता है। ठीक है, देन फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस की फॉर्मेशन होती है। सो सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि जहाँ से ये ब्रोकन बोन टूटी है जिधर हेमाटोमा बना था, अब इस हेमाटोमा की क्लियरेंस होनी है। ठीक है, सो हमने बोन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स पढ़े थे जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। सो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, इस हेमाटोमा को क्लियर करेंगे और हेमाटोमा जब क्लियर हो जाएगा तो वहां पे बोन के सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। लेकिन अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो बोन सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है या बोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि पहले जो बोन बनती है वो सॉफ्ट बोन होती है, कार्टिलेजिनस इन नेचर होती है, और फिर बाद में कार्टिलेजिनस सेल्स जो हैं वो कैल्सिफाई होके हार्ड बोन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, सो बेटा फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो है दैट विल स्टार्ट टू बिगिन फ्रॉम 5 to 11 डेज, यानी 1 से 5 डेज के दौरान जो है वो हीमाटोमा की फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज इन हीमाटोमा, यानी इधर हीमाटोमा जो हुआ था अब वो क्लियर हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है वो कैपिलरीज की ग्रोथ होगी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो रही हैं, क्यों एक्टिव हो रहे हैं? ताकि इस हेमाटोमा को क्लियर करें। फिब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होंगे। अब आपको रोल पता है कि फिब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये एक्टिवेट होंगे, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास मैकेनिज्म स्टार्ट होगा जिसको हम कॉन्ड्रोजेनेसिस यानी कार्टिलेज की फॉर्मेशन कहेंगे। ये कार्टिलेज जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें फिब्रोब्लास्ट का रोल है कि वो कोलेजन प्रोड्यूस करेगा और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो यहाँ पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन करेंगे। सो फिब्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट कोलेजन रिच फिब्रोकार्टिलेजिनस नेटवर्क बना रहे हैं जो कि इस बोन के अफेक्टेड एरिया को जो ब्रोकन हुआ था उसको कवर कर रहा है फ्रैक्चर एंड से, और यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, सो फिब्रोब्लास्ट का रोल है वो कोलेजन प्रोड्यूस करेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज प्रोड्यूस करेगा, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये स्पंजी बोन की फॉर्मेशन या वेवी बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे जो कि एक्चुअल बोन के कॉन्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें तो ये जो आपके पास मास ऑफ सेल बनेगा इसको आप फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस यानी सॉफ्ट कैलस कहेंगे, और कैलस आपको पता है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। ठीक है, देन जब बोनी सेल कैलस फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो आपके पास कार्टिलेज के सेल्स बने हैं नाउ दे हैव टू अंडरगो द कैल्सिफिकेशन टू फॉर्म द बोनी कैलस। ठीक है, अब ये कार्टिलेजिनस कैलस जो है ये अंडरगोज होगा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो बोन की फॉर्मेशन होगी या बोन के जो सेल्स बनेंगे वो किससे बन रहे हैं, कार्टिलेज के सेल्स से। ठीक है, सो जो आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो दोबारा से ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिमिलरली कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास रोल होता है वो फिब्रोब्लास्ट का, कॉन्ड्रोब्लास्ट का और उसके साथ साथ जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। ठीक, अच्छा फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो है ये बोनी कैलस में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है और जो सेल बनेंगे आपके पास उसको आप कैंसिलस बोन बोलेंगे। देन आपके पास इसमें न्यूली वेसल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट होंगी और सॉफ्ट कैलस कैल्सिफाई होगा और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसके दोनों एंड्स फैमिली एक दूसरे के साथ यूनाइट ना हो जाए। लास्ट रिमॉडलिंग है, तो रिमॉडलिंग में सारी बोन जो है वो अपनी शेप को अटेन कर लेगी और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि कौन सी बोन कितना टाइम लेती है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी। लेकिन जब ये रिमॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बोन जो है वो पहले की तरह दोबारा मिल जाएगी। सो दैट वाज अबाउट द स्टेप्स ऑफ हीलिंग एंड बोन फ्रैक्चर।